या फिर जमीनी एरिया जो कहलाता है, जो पानी से अलग है, जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं या मकान बनाते हैं अपने, सब करते हैं, तो ये वाला एरिया जो है आपका अपर क्रस्ट, और लोअर क्रस्ट के अंदर आ जाता है स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर कौन सा होता है? जो पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है। इसके नीचे जो हमारे ऊपर वाला एरिया जिसके ऊपर हम चल फिर रहे हैं, इसके नीचे जो एरिया ना तो वो बिल्कुल लिक्विड है ना वो बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, वो पेस्ट लाइक जो है वो इस तरह का जो मटेरियल है वो मौजूद है, जो लोअर क्रस्ट के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद अपर मेंटल शुरू होता है, यानी क्रस्ट को भी हमने दो में तकसीम किया हुआ है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी कि लिथोस्फेयर और स्टेनोस्फेयर। इसके बाद आता है मेंटल हमारा, अपर मेंटल। अब ये क्रस्ट से जो अपर मेंटल अलग हो रहा है उसका नाम भी आपको दिया हुआ या ब्लू कलर से नजर आ रहा है, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, यानी ये एक क्रस्ट वाला पोर्शन खत्म हो गया, दूसरा मेंटल वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, और क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच की जो चीज है उसको इसका नाम दिया है मोहो। खाली मोहो के नाम से भी आता है आपके पेपर में, सिर्फ मोहो के नाम से आई थिंक ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये आया हुआ है आपका, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, तो आप बताएंगे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यू कर रहा होता है उसको पोर्शन, वो आपका मोहो कहलाता है। अच्छा, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, डेफिनेटली जब अपर से आप लोअर में आएंगे तो फिर इसका नाम याद कर लें, इसका नाम होता है रैपिडी। और इसके बाद जब आप अपर मेंटल से लोअर मेंटल की तरफ आ जाएंगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मेंटल एंड आउटर कोर। मेंटल, अब मेंटल से आप निकल गए, आप आउटर कोर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आउटर कोर और इनर कोर का भी होता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ पिक्चर को जी। ये लेहमैन है, यानी दो कोर्स के बीच का जो जुदा कर रही है इनको दोनों कोर्स को, वो क्या कहलाएगी, लेहमैन, ठीक है। अब शुरू से सारी दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहली वाली ये जो है क्रोनोरॉड, ठीक है, सबसे पहली क्रोनोरॉड किन दो के दरमियान में है, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। सेकंड कौन सी है, ये किन दोनों के बीच में है, क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट से जब हम मेंटल में दाखिल हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सी है, रैपिडी, ये किन दो के दरमियान है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की जो है रैपिडी कहलाती है। और तीसरी वाली, इसके बाद वाली किसमें है, गुटेनबर्ग, और ये किन दो के बीच में है, मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। गुटेनबर्ग किसके बीच में है, ये भी कभी कभी आया हुआ है आपके इसमें ऑब्जेक्टिव में। गुटेनबर्ग कहाँ होती है, तो आप बताएंगे ये मेंटल और कोर का जो हिस्सा जो है एक दूसरे को अलग कर रहा होता है उसके बीच में आती है। और लेमैन जो है वो दोनों कोर्स के बीच वाली जो जगह होती है, जो दोनों कोर्स को चेंज कर रही होती है, वो लेमैन है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ चीजें आपको पता चली। अब इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। द अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन आर कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स based on their physical properties and chemical compositions. The earth is composed of both solid and liquid layers. Solid जो लेयर होती है वो मैंने बता दिया, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है। और आपका जो ओशन बेसन है, यानी कि जो आपकी पानी है, वहां का जो एरिया शुरू हो रहा है उसको हम ओशन बेसन के नाम से कहते हैं। बेसन इस तरह से बना हुआ होता है, और वो जब भरा, जब दुनिया वजूद में आई और जिंदगी के आसार नमूदार हुए तो उन गढ़ों को भरा गया था, ठीक है। और गढ़ों को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशंस, ठीक है। तो डिप्रेशन का जब लफ्ज आए तो उसको देख के परेशान नहीं होना है, बल्कि वो जो घड़े जो जमीन में पड़े, जब जमीन बनी और उसमें जो है वो घड़े पड़े, तो उनको डिप्रेशन कहते हैं। फिर वो डिप्रेशन फिल आउट हुए, बेसिन्स बने, ठीक है, और वहाँ पानी जमा हुआ, और इस तरीके से आपके पास ओशनिक क्रस्ट डेवलप हो गई। The earth is composed of both solid and liquid layers. Solid भी हैं, liquid layers भी हैं, with each playing a distinct role in its overall behavior and processes. The primary layer of the earth are crust. सबसे पहले crust के बारे में देख लेते हैं। The earth outermost layer is called the crust. It is relatively thin. ये मुकाबलतन जरा thin होती है compared to the other layers and consists of solid rock. पथरीली हिस्से पे ज्यादातर मुश्तमिल होती है। अच्छा, अपर क्रस्ट में आपको दो चीजें मिली हुई नजर आई, क्या क्या, एक तो कॉन्टिनेंट का एरिया था और दूसरा ओशन, ठीक है। ओशन के नीचे भी जमीन होती, कहीं ना कहीं जाके पानी खत्म होता है तो वहां पे जमीन होती, जो जमीन की जो एक पतली लेयर होती है वो भी इसमें क्रस्ट के अंदर शामिल होगी। तो ठीक है, इसीलिए इसको ये कहा गया कि दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। इट इज रिलेटिवली थिन कंपेयर टू
Other layers and consist of solid rock. The crust can be further divided into two types: continental, we found under continents, and oceanic crust found under oceans. The composition of the crust is primarily silicate minerals, including various types of rocks like granite, continental and basalt oceanic. ठीक है, दो के इन्होंने नाम बता दिए आपको पत्थरों के, ये दोनों। ग्रेनाइट मिलेगा तो कौन से एरिया में मिलेगा? कॉन्टिनेंटल बारे में मिलेगा, और अगर वो मिलेगा दूसरा बसाल्ट तो वो कौन से एरिया में मिलेगा? पानी वाले एरिया में मिलेगा। मेंटल पे आ जाते हैं। सेकंड जो लेयर शुरू हो रही है, पहली वाली लेयर खत्म हो गई, अब और थोड़ा सा अंदर गए तो वो है मेंटल। beneath the crust lies the mantle which extends to depth of about 2900 किलोमीटर, यानी कि 1800 माइल्स। ये थोड़ा सा याद करना होगा आपको, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। ठीक है, the mantle is composed of solid rock that can flow slowly over geological time scales. This flow is responsible for tectonic plate movements and other geological processes. ठीक है, mantle जो है वो कंपोज होता है आपका solid rock के अंदर, and that can flow slowly over geological time scales. अब ये geological time scales जो है ये बहुत बड़ा पीरियड हो सकता है आपका, जब आप अपना इसके अंदर काम करना शुरू करते हैं जियोलॉजी की साइट के ऊपर, तो फिर आपको पता चलता है कि ये जो है कितने हजार साल पुरानी बात है या कितने अरसे पहले वाली बात है। ये इस तरह से आप टाइम स्केल्स के मुंतखब करते हैं। दिस फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स एंड अदर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं ये हम आगे तफसील से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हमारी ये जो लेयर्स है ये हमारी प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पतली सी एक प्लेट है जिसके ऊपर हम घूमते फिरते सब करते हैं, और इसके नीचे हरकत हो रही है, यानी कि ज़मीन सांस ले रही है। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बग़ैर ज़िंदगी के पैदा नहीं की, तो ये हम जब साइंस पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि वाकई इसके अंदर भी ज़िंदगी मौजूद है। ये सांस भी लेती है, इसको भूख भी लगती है, ये खाना भी खाती है, सब होता है। और ये किस तरह हो रहा है ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अब ये जो लेयर आ गई हमारी, इसके नीचे ये मेंटल के नीचे मूवमेंट्स अदर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये मूवमेंट हो रही हैं जो हम अब पढ़ेंगे अपनी टेक्टोनिक प्लेट से मुतालिक तफसील। टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे हिस्से हैं जो बड़े आज़मों को नहीं कहते हम। ठीक है, बड़े आज़म कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपके एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, इनको हाँ टेक्टोनिक प्लेट नहीं बोलेंगे। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि 2-3 बड़े आज़म या 1 या 1.5 बड़े आज़म उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और कभी इतनी छोटी होती है कि एक एक मुल्क के अंदर ही 2-3 टेक्टोनिक प्लेट्स मसलन मौजूद होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रही, उनके नीचे जो है वो क्या चीज़ें मौजूद थी। लावा था, ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रहा था, ज़्यादा टूट फूट हो गई वहाँ के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वजह से वो टूट गई, छोटे टुकड़ों में टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई, या कहीं नहीं था तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी की बड़ी रह गई कि काफ़ी एरिया यानी कॉन्टिनेंट का काफ़ी एरिया उन्होंने कवर कर लिया। तो ये हम तफसील से आगे पढ़ने वाले हैं। Movements and other geological processes. The mantle composition is predominantly silicate minerals with mineral like olivine and proxene being abundant. ठीक है, ये दो जो आपके पास मिनरल्स है ये यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ओलिवाइन और प्रॉक्सीन। आउटर कोर के अंदर क्या होता है? बिलो द मेंटल इज द आउटर कोर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ about 2,900 kilometers to 5,150 kilometers। 2,900 से शुरू होती है और 5,150 किलोमीटर तक चली जाती है, यानी कि 1,800 से लेकर 3,200 माइल्स तक चली जाती है। ये जो आउटर कोर है, यानी जैसे जैसे आप जमीन के अंदर जा रहे हैं तो अब आप कहाँ पहुंच चुके हैं? आपने मेंटल क्रॉस किया, सबसे पहले कौन सी लेयर क्रॉस की? क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और मेंटल के बाद आप कहाँ पहुंच चुके हैं? आउटर कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, बिलो द मेंटल, अच्छा ये हो गया। द आउटर कोर इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ अ लिक्विड आयरन एंड निकल। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? आयरन नजर आएगा जो किस शक्ल में है? लिक्विड शक्ल में है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या नजर आने वाला है? निकल भी नजर आएगा यहाँ पे। द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड मेटल in the outer core generates Earth's magnetic field through a process called the geodynamo। ठीक है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रही होती है, मेटल मौजूद है अंदर, तो वहाँ के ऊपर ज़ाहिर है आइंस, जो गर्मी होती है, जो चेंज आ रही होती है, मोल्टन लावा जो चेंजेस ला रहा होता है, उसकी वजह से ये आइंस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ऊपर आपको ये इसकी लिक्विडिटी जो है ये काम कर रही होती है। अब हम पहुंच गए सबसे लास्ट इनर कोर के ऊपर। ठीक है, इनर कोर क्या होती है?
The innermost layer of Earth is inner core extending from a depth of about 5,150 kilometers of the Earth's center at approximately 6,371 kilometers, यानी कि 3,200 to 3,959 miles. इतना नीचे ये मौजूद है. Despite the high pressures, the inner core is solid due to the immense temperature and कंप्रेशनल फोर्सेस. ठीक है, यहाँ पे हमें नजर आता है कि सबसे इनर होने के बावजूद, ये सवाल आपके पास 5 नंबर का आई थिंक आया हुआ है किसी पेपर में. जब स्टडी करो तो 2016 के पेपर से स्टार्ट करना. इससे पहले तुम्हारा सिलेबस चेंज था. ठीक है, उसमें डिफरेंट चीजें शामिल होती थी. 2016 में आपका सिलेबस जो है वो डिफरेंट कर दिया गया. तो वहां से जब आप पेपर्स निकालेंगे, नेट से पेपर निकालेगा अपने, और ये वाला पेपर आप कंपलसरी पेपर देखेंगे, और नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, साइट्स अवेलेबल है जहाँ से आपको इजीली पेपर मिल जाता है. ठीक है, तो आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन एक बना दिया गया है, और उसमें ये टॉपिक भी आपका आता है. तो इनर कोर जो है, इसमें ये सवाल आया हुआ है कि ये सॉलिड क्यों होती है. जी, क्यों सॉलिड होती है? देखो, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम दाखिल हो रहे हैं अंदर तक, लेयर्स इसकी एक एक मुशाहिदा कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे तक टेम्परेचर हमेशा याद रखना बढ़ रहा होता है. ठीक है, और हम घर में, आप थोड़ा सा चूल्हा जलाइए चाय बनाने के लिए, ठीक है, आपने टेम्परेचर उसको दिया, पानी क्या हुआ? एवोपरेट हुआ. ठीक है, एवोपरेट होने में उसकी शक्ल कैसी हुई? गैस की शक्ल में चेंज हो गया. गर्मी ज्यादा हुई, गर्मी ज्यादा लगी तो पहले आइस था, फिर आइस से वो वाटर हुआ, और वाटर से वो एवापोरेट हुआ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप जमीन के नीचे जाओगे टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाएगा, बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो सबसे अंदरूनी वाली लेयर है वो सॉलिड है. कैसे? प्रेशर की वजह से. प्रेशर इतने ज्यादा उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से अंदर उसको फैलने का मौका नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल सॉलिड हो गया है. जो अंदर का इनर कोर है वो बिल्कुल सॉलिड है, ये याद रखना. ठीक है, इसके आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, लेकिन इनर कोर कैसी है? सॉलिड है अर्थ की. और ये वजह आपसे पूछी गई है, याद रखिए, मैं आपको याद कराऊंगी, रिपीट करा दूं कि ये क्यों है सॉलिड. प्रेशर की वजह से सॉलिड है. Despite the high pressures, the inner core is solid due to the immense temperature and compressional forces. It is primarily composed of iron and nickel. खाली टेम्परेचर लिखोगे तो टेम्परेचर की वजह से क्या हो सकता था, ये इसीलिए मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ कि फैल सकता था, लेकिन वो फैल नहीं रहा क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है. टेम्परेचर भी ज्यादा है लेकिन साथ साथ प्रेशर भी ज्यादा है. अच्छा जी, इट इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल विद सम लाइटर एलिमेंट्स. यहाँ पे आपको आयरन भी नजर आएगा, निकल भी नजर आएगा, और कुछ लाइटर एलिमेंट्स भी नजर आएंगे. Overall, the Earth's composition is largely made up of silicate minerals, iron, nickel, and other trace elements. The layers vary in terms of physical state, solid versus liquid, temperature, pressures, and behavior. These layers, अब ये आपने layers मुख्तलिफ देखी. सबसे पहली लेयर क्रस्ट, किस पे मुश्तमिल है? दो चीजों के नाम बताए. पहली क्रस्ट के दो नाम, लिथोस्फीयर एंड स्टेनोस्फीयर. लिथोस्फीयर की शक्ल कैसी है? सब पथरीली, हाँ, पथरीली शक्ल है. और इसके नीचे जो स्टेनोस्फीयर, उसकी शक्ल कैसी है? पेस्ट लाइक है, ना वो बिल्कुल लिक्विड है ना वो बिल्कुल सॉलिड है. उसके बाद कौन सी लेयर है? मेंटल. कौन सी लेयर है इसके बाद? मेंटल, अपर मेंटल, और फिर उसके बाद लोअर मेंटल. ठीक है, और लोअर मेंटल के बाद क्या शुरू हो जाता है? आउटर कोर, और फिर इनर कोर. ठीक है, तो ये लेयर्स हैं सारी आपकी. अच्छा जी, लिथोस्फीयर देख लेते हैं. सबसे पहले लिथोस्फीयर, आपका क्रस्ट शुरू हो रहा है लिथोस्फीयर से. द लिथोस्फीयर इज अ रिजिड आउटर लेयर. रिजिड तो मैंने बता दिया, पथरीली. outer layer of the earth including both crust and a portion of upper mantle. It is divided into tectonic plates that float on the semi-fluid asthenosphere beneath them. ठीक है, ये फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड इसको कहा गया, और इसका टेक्सचर जो वो पेस्ट लाइक होता है जो. ठीक है, तो इसलिए इसको सेमी फ्लूइड कहा जाता है, ना बिल्कुल ही फ्लूइड है और ना बिल्कुल ही सॉलिड है. तो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी. ये वाली जो लेयर है यहाँ पे आपको क्या नजर आता है? रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक्स के लिए, वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए, एंड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, और माउंटेन रेंजेस बनाते हैं इस तरीके से. तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर आ जाती है आपकी लिथोस्फीयर. अब हम आ जाते हैं स्टेनोस्फीयर. द स्टेनोस्फीयर इज अ partially molten ductile layer
लोकेटेड बीनीथ द लिथोस्फीयर। अब आपको नजर आनी शुरू हुई कि इसके नीचे जमीन में जिंदगी के आसार नमूदार हो रहे हैं। ठीक है, वो कैसे कि इसके नीचे मूव कर रही है क्या चीज, स्टेनोस्फेयर जो है वो मौजूद है और वो जो है वो मूव कर रहा है और मुस्तकिल हरकत के अंदर है। जहां उसको जगह मिलती है, जहां पत्थर जो है वो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि उन बीच में स्पेसेस होती हैं और उन स्पेसेस में क्या होता है, ये मूव कर रहा है स्टेनोस्फेयर जो आपका ये वाला लिक्विड है। स्टेनोस्फेयर इज पार्शियली मोल्टन ductile layer located beneath the lithosphere. It allows the tectonic plates to move and interact. अब यहाँ मूवमेंट आपको शुरू हुई नजर आई, interact due to semi fluid nature over geological time scales. और मोहो डिसकंटिन्यूटी के ऊपर या मोहो के ऊपर हम आ जाते हैं। द मोहो इज बाउंड्री दैट सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल। अब दोनों लेयर्स, क्रस्ट की दोनों लेयर्स आपने पढ़ ली। अब ये दोनों लेयर क्रॉस करके हम आ गए और डिसकंटिन्यूटी को क्रॉस करेंगे तो फिर क्या होगा, द मोहो बाउंड्री दैट सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सेस्मिक वेव वेलोसिटीज। ये सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, तो याद रखना कि टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मुस्तकिल मूव कर रही हैं। किस वजह से मूव कर रही हैं, एस्थानोस्फेयर की वजह से। ये जो प्लेट्स हमारी बनी हुई है जिसमें हम खड़े हुए, इसमें भी अभी हरकत मौजूद है, सिर्फ क्या हम लोग इसको महसूस नहीं कर रहे, यानी इस दर्जे की हरकत है जिसको हम आसानी से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उस दर्जे से ये ज्यादा होती है तो हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक हद तक जो है ये इसके अंदर अभी भी हरकत मौजूद है लेकिन हम उसे फील नहीं कर रहे होते। तो यही ये बता रहे हैं कि जब ये इस सेस्मिक वेव्स जो होती हैं वो होती है कि जब आपकी कोई दो प्लेट्स टकराई तो उसके बाद एक पॉइंट क्रिएट हो गया और इस पॉइंट ने क्या किया, वहां से वेव्स निकलनी शुरू हुई। वो जो वेव्स हैं वो आपकी सेस्मिक वेव्स कहलाती हैं, जो प्लेट को हिलाती हैं या वहां से लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और आप झटके या जलजला या इस टाइप की चीज आप महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो सेस्मिक वेव्स हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती है, सेकेंडरी वेव्स होती है, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे आगे जब हम वोल्केनो वगैरह पढ़ रहे होंगे। Velocities indicating a transition from less dense rock in the crust to denser material in the mantle। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नजर आती है ये ट्रांजिशन किस तरीके से हो रही है कि लेस डेंस रॉक जो सबसे ऊपर वाले हैं इनमें इनकी डेंसिटी कम होती है, इस वजह से ये ऊपर होते हैं। हमेशा याद रखना कि जिनकी डेंसिटी कम होती है वो कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहाँ होंगे, नीचे की तरफ। तो ये भी अभी हम मजीद इसको भी पढ़ने वाले हैं। So velocity is indicating a transition from less dense rock in the crust to denser material in the mantle. Gutenberg discontinuity आ जाती है। The Gutenberg discontinuity marks the boundary between Earth's liquid outer core and the solid mantle. Seismic waves, specifically S waves, secondary or shear waves, do not pass through the outer core, leading to the interface, यानी that it is liquid. आउटर कोर कैसी थी हमारी, लिक्विड थी, अभी पढ़ा, और उसको ये क्रॉस नहीं करती है, ये यहाँ तक मौजूद रहती है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। लेमैन डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री, ये दोनों जो आपकी कोर्स है उनको ये जो है ये डिफाइन करती है। कौन सी, लेमैन डिसकंटिन्यूटी जो है वो किसको डिफाइन कर रही है, दोनों कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो होती है इसको डिफाइन कर रही है। The Lehman discontinuity is the boundary that separates the Earth's solid inner core from liquid outer core. आगे बढ़ाइए। This boundary was discovered by Danish seismologist in Lehman। ठीक है, और इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया Lehman in the 1930s based on the behavior of seismic waves। seismic waves का behavior ये स्टडी कर रहा था और इसे ये डिस्कवर की। डेंसिटी वेरिएशंस, ठीक है, डेंसिटी वेरिएशंस, द अर्थ डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे डेंसिटी इसकी इंक्रीज होती चली जाती है, रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन कंपोजिशन एंड प्रेशर विद इन इट्स लेयर्स। जैसे जैसे उसकी कंपोजिशन और प्रेशर में आप देखते हैं उसके अंदर लेयर्स के अंदर, द क्रस्ट इज लेस डेंस कंपेयर टू द मेंटल। क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये तो खुद ही लॉजिकल कि उसकी डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, so the Earth's core is primarily composed of iron, density is depth, reflecting the changes in composition and pressure within its layers. The crust is less dense compared to mantle and the core is denser due to its metallic composition। core जो है वो सबसे अंदर जाके dense हो चुकी है और उसको metallic formation उसने जो है वो इख्तियार कर ली है। अच्छा जी,
अब हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ द कोर। द अर्थ कोर इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल। ये बार बार आयरन एंड निकल याद कर लेना। कोर, अर्थ कोर किस के ऊपर मुश्तमिल है? आयरन एंड निकल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आता है आपके इसमें। अच्छा जी, similar the composition of the core earth's core primarily composed of iron nickel similar to metallic meteorites. The core also contains lighter elements like sulfur and oxygen which play a role in influencing its properties and behavior. Magma formation, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ के ऊपर मैग्मा फॉर्मेशन हो रही है। मैंने कहा आपको भूख लगती है, आज को भूख लगती है तो नीचे नीचे पत्थर जो है वो मुस्तकिल गर्म भी हो रहे हैं और अंदर उसको भूख भी लग रही है, तो वो पत्थर अंदर अंदर गिर भी रहे हैं मैग्मा बन के, ठीक है। तो वो उसकी ग़िज़ा भी बन रहा है और कुछ सॉलिड उसकी जगह लेने के लिए जो यहाँ से जो सॉलिड हो रहा है वो ऊपर भी उठ रहा है, तो वो उसकी जगह पकड़ता है। जो ऊपर से खाली होती है वो उसके अंदर गिरते हैं और फिर यहाँ से जो बनती जाती है तो वो उसकी जगह जो है वो समेटते जाते हैं। तो इस तरह की जो मुस्तकिल हरकत है वो मुस्तकिल यहाँ मौजूद है। मैग्मा इज मोल्टन रॉक दैट फॉर्म्स, ये रॉक जो है ये मोल्ट हो जाते हैं, मोल्टन हो जाते हैं, दैट फॉर्म्स विद इन द अर्थ मेंटल ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो क्या करता है? पिघलाता है। तो ये जमीन के अंदर ये अमल मुस्तकिल हो रहा है, ठीक है। तो मैग्मा फॉर्म होता है विद इन द अर्थ मेंटल ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। It can rise to the surface through volcanic activity and solidify to create new igneous rocks. इसकी वजह से अब ये तलाश कर रहा है अपना रास्ता। गर्म हो गई एक चीज, अब वो क्या करेगी? अपना रास्ता तलाश करेगी और उसको रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाता है। कहाँ मिलेगा रास्ता? है जहाँ प्लेट, जहाँ प्लेट जो है वो अलग अलग होंगी, ठीक है। दो प्लेट जो है उनके बीच में से अगर रास्ता मिल गया तो वो निकलने की कोशिश करेगी, या प्लेट बहुत लाइट हो चुकी होंगी वहां की, ठीक है, तो वो तोड़ती हुई उनको क्या करेगी? ऊपर निकलेगी और फिर क्या फॉर्म हो जाएगा? वोल्केनो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जहां से आपको निकलता हुआ दिखता है आतिशफिशा पहाड़, ठीक है। तो वो चीज फॉर्मेशंस वो नजर आती है हमें। मिनरल कॉम्पोजिशन, mineral composition, the earth interior is composed of a variety of minerals including silicates like quartz, feldspar, ये मुख्तलिफ minerals के नाम दे दिए, mica as well as metal rich minerals like olivine and pyroxene। तो olivine and pyroxene याद कर लीजिएगा। seismic studies, much of the understanding of Earth's interior comes from studying the behavior of seismic waves produced by earthquakes. Seismic waves travel through the earth and change speed, direction and amplitude। जहां से ये याद रखना कि एपी सेंटर क्रिएट हो जाता है, एक नुक्ता क्रिएट हो जाता है, वो प्लेट आपस में या तो रगड़ खाई या डाइवर्ज हुई या कन्वर्ज हुई, ठीक है। ये उसकी हरकत पे डिपेंड कर रहा है कि प्लेट जो है वो किस तरह मूव करेंगी। इसकी तफसील भी हम आगे पढ़ने वाले। या तो प्लेट्स आपस में क्या होंगी? टकरा जाएंगी, यानी इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। या फिर वो प्लेट क्या होंगी? धक्का मार के, लावा बीच में से निकल रहा है, अपनी जान लगा रहा है, तो फिर क्या करेगा? दोनों प्लेट्स को हटा देगा, इधर उधर कर देगा, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। या डाइवर्जेंस होगी या कन्वर्जेंस होगी, दोनों टकरा रही होंगी, ठीक है, कन्वर्जेंस। या फिर क्या होगी? हाँ, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे इन तमाम चीजों के अंदर जो ये टकराती हैं, डाइवर्ज होती हैं, स्लाइड करती हैं, इनके दरमियान में आपको एक एपिसेंटर कोई ना कोई नुक्ता क्रिएट हो जाता है और वहां से सेस्मिक वेव्स शुरू हो जाती हैं अपना काम करना, ठीक है। और वो जो है वो हिला रही होती हैं ऊपर और वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है लावा, जहां से उसको जगह मिलती है। सेस्मिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द अर्थ एंड चेंज स्पीड। अब इनकी स्पीड चेंज हो जाती है कि कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितना ऊपर वाला जो है वो उसको रोक सकता है, या कितनी जगह उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये डिपेंड करने वाला है स्पीड, डायरेक्शन एंड एम्पलीट्यूड as they encounter different layers providing valuable information about the earth structure। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको बताती चलूं कि आप याद रखिएगा कि जलजले को नापने का अभी तक कोई आला इजाद नहीं हुआ है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक है, ठीक है, कि अभी तक कोई, सारी चीजों को हम नाप सकते हैं, जो चीजें आती हैं और उनको हम देख सकते हैं या हम उनकी पहले से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जलजला अभी तक ऐसा है जिसकी शिद्दत को तो हम नाप सकते हैं, लेकिन जलजला आने से पहले की जो प्रिकॉशंस है वो नहीं कर सकते, हमें नहीं पता होता, सिवाय इसके कि कुछ कुदरती चीजें जो है उनका मुशाहिदा हम कर सकते हैं। मसलन फ्लाइंग फिशेस, मछलियां क्या करें? फ्लाई करना शुरू कर दें। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि मछलियां फ्लाई कर रही हैं? क्योंकि मछलियों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो नॉर्मली पानी के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। अब उन्हें जो
शिद्दत है वो पहले से महसूस हो जाती है और उनके अंदर करंट्स, ओशन करंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसको वो फील करती हैं और वो फील करके बेचैन हो जाती है, बेचैन होती है तो वो उछलने लगती हैं, ठीक है, पानी से। और आपको नजर आता है कि ये मछलियों का बिहेवियर क्या हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद हो। तो इस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी नापने का पहले से हमें पता चल जाए कि कहाँ जलजला आ रहा है या आने वाला है, वो काम अभी तक नहीं हो सका, ठीक है। तो पहले से नहीं पता चल सकता, जिस तरह हम बारिश का पहले से पता चल जाता है ना, हम वार्न करते थे भाई बारिश होने वाली है, अपनी एहतियातें कर लीजिएगा, या इस तरह से, तो अभी तक जलजले का पता नहीं चल सका। अच्छा जी, seismic waves travel through the earth and change speed, direction and amplitude as they encounter different layers, provide valuable information about Earth's structure. It is important to note that our knowledge of Earth's interior is based on a combination of direct and indirect observations, laboratory experiments, and theoretical models. Advances in seismology, geophysics, and computer simulations continue to contribute to our understanding of the Earth's structure and composition. जी, हम आ जाते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। ये देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स, अब जो आपको ये ब्लू कलर से नजर आ रही हैं ये प्लेट्स हैं, और ये जो ब्राउन कलर से नजर आ रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लेट्स कॉन्टिनेंट से अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो मसलन यूरेशिया प्लेट अगर आपको नजर आएगी तो उसके अंदर यूरोप का कुछ हिस्सा भी शामिल है और एशिया का भी शामिल है, तो वो यूरेशियन प्लेट बना लेगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ बनी हुई है नीचे, और ये छोटी सी भी प्लेट एक बनी हुई है, और इस तरह ये छोटी छोटी बीच में दो नजर आ रही है। तो कहीं ये छोटी छोटी होती हैं और कहीं ये बड़ी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि जब ये सारे अमल हो रहे थे, वो जो मोहो डिसकंटिन्यूटी में आपको बताया गया कि कई साल का अरसा लगता है इन चेंजेस को आने के लिए, और इनकी शक्लें चेंज होती रहती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज रिजिड पीसेस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर, ठीक है, ये रिजिड पीसेस हैं जो पथरीले हैं और ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। उसके किसके ऊपर तैर रहे हैं, नाम क्या है इसका, सरफेस का, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर नीचे मौजूद है, उसके ऊपर लिथोस्फीयर मौजूद है जो है वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज रिजिड पीसेस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर दैट फिट टुगेदर लाइक अ jigsaw puzzle to cover the entire surface of the planet. These plates are constantly in motion, driven by the heat generated within the Earth's interior. जो heat generate हो रही है मुस्तकिल, जिसे मैं कहती हूँ कि सांस ले रही है या हरकत में है जमीन, तो उसकी वजह से जो हम ये मोशंस होते रहते हैं। The movement of tectonic plates is responsible for various geological phenomena including earthquakes, volcanic activity, mountain formation, and the shaping of continents and ocean basins, ठीक है। ocean basins भी बनते हैं, सारी चीजें जो यहाँ बन रही हैं वो इसी वजह से बन रही हैं। This area of plate tectonics has revolutionized our understanding of the Earth's dynamic processes. Here are the key aspects of tectonic plates and their movements. प्लेट बाउंड्रीज, सबसे पहले प्लेट बाउंड्रीज आप देखेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरैक्ट एट बाउंड्रीज where their movement relative to another gives rise to different geological features and phenomena. There are three main types of plate boundaries. सबसे पहले आपको नजर आ रही है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर जो इस वक्त आप पिक्चर देख रहे हैं वो है कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, यानी दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स थी जो आपस में नजदीक थी, लेकिन नीचे से किसने काम किया, लावा ने काम किया, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो गई, डाइवर्ज हो गई एक दूसरे से, ठीक है। तो उसकी वजह से जो बीच में क्रिएट हो रही है वो आपको लिखा नजर आ रहा है रिफ्ट वैली। हो सकता है नीचे पानी मौजूद हो, तो आपको थोड़ा सा पानी दिखाया, ठीक है, कि वो जो है एक वैली क्रिएट हो जाती है, जरूरी नहीं है पानी हो, लेकिन अक्सर हो भी सकता है, ठीक है। तो अगर नीचे जमीन में पानी मौजूद है तो वो ऊपर आ जाएगा और रिफ्ट वैली इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। जो वैली क्रिएट हो रही है रिफ्ट वैली कहलाती है, क्योंकि ये जगह छोड़ दी और वो बीच में एक जगह क्रिएट हो गई। So at divergent boundaries, plates move away from each other. This movement often occurs along mid-ocean ridges where new crust is formed. This magma arises from the mantle and solidifies at the sea floor. अब हम देखेंगे सी फ्लोर के अंदर क्या होता है। सी फ्लोर में आपने देखा दोनों समंदर की प्लेट्स थी, दोनों प्लेट्स समंदर की थी, एक इधर से आ रही थी एक इधर से आ रही थी, और उनके अंदर क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। नीचे से मैग्मा ने अपना काम किया, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर हो गई। जब दोनों एक दूसरे से दूर हुई तो बीच में एक चीज खड़ी हो गई ऊपर, वो क्या चीज थी, पहाड़, रिजेस जो है ये फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से आपने अक्सर देखा, बेटा वो वाली पिक्चर ले आओ ओशनिक जी, ये वाली, ठीक है।
कि ओशंस के अंदर जो है ये मिड रिजेस जो है इस तरह से बीच में समंदर, या अगर आपने देखा हो कि समंदर है और उसके बीच में पहाड़ चल रहे हैं, यानी जमीन नहीं है, दोनों तरफ समंदर है और बीच में अगर पहाड़ी सिलसिला आपको नजर आ जाए तो वो इसकी मिसाल है। जो दो ओशनिक प्लेट जो है वो डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जाती हैं और मैग्मा को मौका मिलता है वो ऊपर आ जाता है। अच्छा, आइलैंड जो फॉर्म होते हैं, आइलैंड भी आपने देखे होंगे, वो भी इसकी एक मिसाल है। ठीक है, क्या हुआ कि वो ऊपर आए और ऊपर आके वो बजाय एक माउंटेन की शक्ल अख्तियार करने के क्या हुआ, फैल गए। ठीक है, और वो आइलैंड बन गया। तो वो इस तरह की सिचुएशन भी होती है कि वो समंदर के बीच में इस तरह से फॉर्म हो जाती है, तो वो कभी रिजेस होती हैं, कभी आइलैंड बन जाते हैं। अच्छा, इनके साइड में आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है ट्रेंच, तो ट्रेंच कहते हैं खंदक को, खंदक तो पता है। ठीक है, तो वो खंदक जो जमीन के अंदर ऐसे गढ़ा पड़ जाता है उसको कहते हैं ट्रेंचेस। तो वो साइड में इस तरह की ट्रेंचेस भी बन जाती हैं, और वो किस वजह से होता है, सबडक्शन के अमल की वजह से होता है, क्योंकि एक जो डेंसर पोर्शन है आपकी, जो समंदर के नीचे जो पोर्शन है वो क्या है, डेंसर है, वो नीचे की तरफ जाता है और जमीन की सतह जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो जिसकी वजह से वहां गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं। समंदर की साइड में आपने ट्रेंचेस देखी होंगी, वो गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं, बीच से जमीन उठ जाती है और रिजेस बन जाती हैं या फिर आइलैंड बन जाते हैं, और ये आपको इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कन्वर्जेंट की तरफ। Convergent boundaries are where plates move toward each other depending on the types of plates involved. These boundaries can result in subduction zones. यहाँ पे subduction zones बन जाते हैं. One plate is forced beneath the other. एक प्लेट नीचे चली जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर उठ जाएगी. ठीक है, और ये सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कॉन्टिनेंट है और दूसरा ओशनिक है। जब ये इस तरह से दो प्लेट्स टकरा रही हैं कि एक प्लेट कैसी है, ओशनिक है, और एक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल है, तो क्या होता है, ये टकरा रही, कन्वर्ज का मतलब क्या है, टकरा रही है, ऐसे जुड़ रही है, आपस में आके मिल रही है, टकरा रही है, तो फिर क्या हो रहा है, कैन रिजल्ट इन सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन्स बन जाते हैं, माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं, डीप ओशन ट्रेंचेस, और ओशन वाली जो है वो ट्रेंच बन जाती है। अब ये देखो कि इस तरफ क्या था, कॉन्टिनेंट था, और इस तरफ आपके ओशन था। अब जब ये दो सतहें इसके नीचे दोनों प्लेट्स टकराई, तो ये वाली डेंसिटी ज्यादा थी, ये वाली क्या हो गई, नीचे चली गई, इस अमल को कहते हैं सबडक्शन। ठीक है, एक जो नीचे जा रही है कौन सी, डेंसर वाली, डेंसर कौन सी होती है, ओशनिक, ओशनिक प्लेट जो है वो डेंसर होती है, लिहाजा ओशन वाली जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, और इस अमल को क्या कहेंगे, सबडक्शन का अमल। ये पता होना चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका। ठीक है, कि ये सबडक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जब दो कन्वर्ज हो रही हो तो एक नीचे चली जाती है, एक उसके ऊपर आ जाती है, तो जो नीचे जा रही है वो डेंसिटी की वजह से नीचे जा रही है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा नीचे जाएगी, तो वो नीचे जा रही है, और दूसरी वाली जो है उसके ऊपर, यानी जमीन वाली जो उसके ऊपर आ जाती है, जमीन की तरफ पहाड़ बन जाते हैं, और समंदर की तरफ क्या बन जाती है, ट्रेंच बन जाती है, यानी वो नीचे खड़ा हो जाता है उस तरफ। तो इस तरह से ये यहाँ ट्रेंच फॉर्म हो रही है, और यहाँ पे आपने देखा वोल्केनोस फॉर्म हो रही है, नीचे से देखो ये जो लावा है ये निकल रहा है, ये अपनी जगह जो है ये तलाश कर रहा है और इसने ये काम किया है। ठीक है, आगे नहीं, इससे पहले वाली जो है वो लगाओ पहले, ओशनिक, ओशनिक कन्वर्जेंस, ये वाली, इसमें दोनों ओशन की प्लेट्स मिल रही हैं। ठीक है, यानी ये जो है दोनों वहां टकरा गई हैं, और ये दोनों कौन सी हैं, दोनों ओशनिक है, आपकी बाहर कॉन्टिनेंट वाला कोई पोर्शन नहीं है, दोनों की दोनों कौन है, ओशनिक है। तो इनके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद होती है कि एक ज्यादा डेंसर होगी और एक कम डेंसर होगी। तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो जो ज्यादा डेंसर होगी वहां ट्रेंच क्रिएट हो जाएगी, और जो कम डेंसर होगी वहां के ऊपर आप ब्रिजेस या आइलैंड या इस तरह का सिलसिला जो आप देखेंगे वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो वहां के ऊपर जो है ये आइलैंड आर्क कह लो इसे, या आइलैंड रिज कह लो, ये जो है ये जो है बन जाएगी।